लाख की चूड़ियां। ये अध्याय है आपका कक्षा 8वीं हिंदी का। एनसीईआरटी के इस पाठ 1 लाख की चूड़ियां बहुत ही खूबसूरत ढंग से कामता नाथ ने इस पाठ में लाख की चूड़ियों के जरिए हमें उस समय में लेके गए हैं जब मनिहार लाख की चूड़ियां बनाया करते थे और कांच की चूड़ियों का जो चलन था वो बहुत कम था। लेकिन धीरे धीरे जैसे वक्त निकला, लाख की चूड़ियों की कीमत कम हो गई और कांच की चूड़ियों का प्रचलन अधिक हो गया। तो ये कहानी बदलू काका, जो मुख्य इसमें किरदार है कहानी में, उसके जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। तो आइए चलिए पढ़ते हैं लाख की चूड़ियां। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बेटा, यहाँ पे जहां मुझे वर्ड यूज हुआ है वो कामता नाथ के लिए यूज हुआ है। कामता नाथ कौन है? लेखक हैं जिन्होंने लाख की चूड़ियां पाठ लिखा है। तो जहां जहां मैं शब्द आएगा, मुझे शब्द आएगा, वहां पर आप किसे ध्यान में रखेंगे? कामता नाथ जी को, जो इस पाठ के लेखक हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक को कौन अच्छा लगता था? बदलू। क्योंकि बदलू से सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। यहाँ पर लेखक को कौन दे रहा है लाख की गोलियां? बदलू। बदलू कहाँ रहता था? लेखक के मामा के गांव में। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, लेकिन बदलू मामा ना कहकर लेखक बदलू को बदलू काका कहा करता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे उसे बदलू काका ही कहते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना हुआ था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। यहाँ अंडरलाइन कीजिए जहाँ पे ये वर्ड लिखा है सहन। सहन का मतलब क्या होता है बेटा? सहन का मतलब होता है चबूतरा। ठीक है, चबूतरा यानी जो घर के आगे प्रांगण, आंगन चौरस शेप में होता है, उसे सहन कहा जाता है, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें यहाँ बगल में का मतलब है पास में। पास में भट्टी जो थी वो दहकती रहती, जिसमें बदलू लाख पिघलाया करता था। लाख एक पेड़ से निकलता है बेटा, उसका बहुत सारा सामान बनता है। दवाइयों में भी लाख का इस्तेमाल किया जाता है, चूड़ियां बनती हैं। हाँ, लकड़ी का सामान बनता है लाख से। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती है, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार दे देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। अब मुंगेरियां क्या होती हैं? जैसे आप हथौड़ा लेकर चलिए, हथौड़े की शेप कैसी थी? बेलन नुमा, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू ये कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिया होती है बेटा छोटी खाट। ठीक है, तो अब मैं जैसे कह रही हूँ आप अंडरलाइन कीजिए। मछिया का मतलब क्या होता है? छोटी सी खाट, जो बहुत ही पुरानी थी। आप इसे पीढ़ी के रूप में भी देख सकते हो, जिसके ऊपर बैठा बैठा जाता है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। तो बदलू को हुक्का पीने की आदत थी। गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता और बदलू लेखक को लल्ला कहा करता था। मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, जैसे कि बेलन ना हो, वह किसी नव वधू की कलाई हो। बदलू मनिहार था। मनिहार कौन होता है बेटा? चूड़ियां बनाने वाला। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब खानदानी पेशा था।
और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। ध्यान रखेंगे, वस्तु विनिमय का तरीका अपनाता था। वस्तु विनिमय क्या होता है? चीज के बदले चीज। जैसे लोग उसे अनाज दे जाते थे और चूड़ियां ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। मैंने कौन? कामता नाथ जी, लेखक ने उसे कभी किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त में चूड़ियां ले जाए, लेकिन विवाह में वो सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अंडरलाइन कीजिए, लोहे लग गए। ये मुहावरा है, यानी बहुत कठिनाई आना। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए, उसकी घरवाली के लिए, बदलू की घरवाली यानी बदलू की पत्नी के लिए सारे वस्त्र मिलते थे, उसे ढेरों अनाज मिलता था। अपने लिए बदलू को पगड़ी मिलती थी और रुपए भी मिलते थे अलग से। तो इस प्रकार विवाह में वो अपनी लाख की चूड़ियों की पूरी कीमत वसूलता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता था। मुझे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता था, शहर की तो बात ही कुछ और है लल्ला। वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर भी घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना आ जाए, ये जवाब होता था बदलू का। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वे सदा मेरे लिए मलाई बनाकर रखता और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों से अतिरिक्त अतिरिक्त यानी अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। मैं बहुधा यानी अधिकतर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी की एक दूर के शहर में बदली हो गई, ट्रांसफर हो गया और एक लंबी अवधि अवधि यानी समय तक मैं अपने मामा के गांव में ना जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद, यानी 8-10 वर्षों के बाद जब लेखक वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी कोई रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक उसे बदलू का ध्यान न आया। इस बीच लेखक ने गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनने लग गई थी। विरले ही हाथों में लेखक ने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा लेखक को बदलू का ध्यान आया। बात यह हुई कि बरसात में लेखक मामा की छोटी लड़की आंगन में गिरकर फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उसके खून बहने लगा। तो लेखक के मामा उस समय घर पर न थे, तो लेखक ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक से लेखक को बदलू का ध्यान आया और उससे मिलने के लिए लेखक गया। अतः शाम को घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, लेखक ने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने पहचाना नहीं। लेखक को देर तक निहारता रहा। लेखक ने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता हूँ। मैंने अपना परिचय दिया, यानी लेखक ने अपना परिचय दिया बदलू को। बदलू फिर चुप रहा, मानो कि वो याद कर रहा हो, है ना। फिर कहता है वो, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर बाद शांति रही। इधर उधर दृष्टि दौड़ाई लेखक ने। ना तो लेखक को मचिया ही नजर आई बैठने वाली, ना ही वो भट्टी जिसमें वो लाख पिघलाया करता था। आजकल काम नहीं करते काका? लेखक ने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियों को कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने कहा।
नाजुक तो फिर होता ही है ना लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक सांस की बीमारी है बच्चों। अवस्था के साथ साथ यानी उम्र के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका यानी लेखक का डाउट जो था उसे भांप लिया और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। लेखक को लगा कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा यानी दुख भरी कहानी। लेखक देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए, कितने लोगों को बेकार कर दिया। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? लेखक ने पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो। तो बदलू काका की बेटी का नाम क्या था बच्चों? रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। लेखक चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? लेखक ने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ कहाँ का पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बकत में खा जाता। बकत का मतलब समय। आप लोगों की बात और है। मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी आम की एक किस्म होती है। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। फब यानी जच रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था जमींदार। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यानी उसने अपने मूल्यों के साथ समझौता नहीं किया। उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी कांच की चूड़ियों जैसी ना थी कि आसानी से टूट जाए। यह था कामता नाथ का जो पाठ पहला। धन्यवाद।